पॉलिसी से पहले बाजार ने अपनी बढ़त कायम रखी है। सेंसेक्स 70 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 8,500 के पार बंद होने में कामयाब हुआ है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बैंकिंग शेयरों ने जोश बढ़ाने का आज काम किया। मार्केट का पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह। बाजारों में आज भी जबरदस्त मजबूती का रुझान बरकरार रहा। खासतौर से अगस्त सीरीज की जो दमदार शुरुआत शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने की, आज उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आए। एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में और डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से कैश मार्केट में दमदार खरीदारी और साथ ही बैंकिंग शेयरों के जोश ने बाजारों में आज फिर से तेजी भरी और पूरे दिन भर बाजार 8,500 के ऊपर निफ्टी पर कारोबार करते हुए दिखे। सेंसेक्स ने भी 72 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग दी, लेकिन एक्शन असली दिखा सेंसेक्स निफ्टी के बाद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में शानदार खरीदारी, आज चौतरफा खरीदारी होती हुई नजर आई, जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स 1% के आसपास के गेंस के साथ बंद हुआ और बैंकिंग शेयरों ने आज फिर से लीडरशिप दिखाई। और कल पॉलिसी आने वाली है, क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की तरफ से, उससे पहले बैंकिंग शेयर अच्छी खासी मजबूती के साथ 1% के गेंस पर बंद हुए। पीएसयू बैंक्स ने इसे फिर से लीड करने का काम किया और जिस तरह की तेजी शुक्रवार को पीएसयू बैंक्स में दिखी थी, आज फिर से दिखी। एसबीआई को देखिए 4% का बड़ा उछाल। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी भी मजबूत थे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी शानदार नतीजे पेश किए। और सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो कमजोरी का रुझान दिखा सिर्फ आईटी शेयरों में, जहां एचसीएल टेक और फर्स्ट सोर्स दोनों के नतीजे आज आए थे और नतीजों के बाद यहां पर नुकसान दिखा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई इन सारे शेयरों की, लेकिन अंत तक अच्छी खासी मुनाफा वसूली और आज फिर से कमजोरी का दिन। मंथली ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखे आज। जो इस पूरे वीकेंड पर मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प ये नंबर्स के बाद पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे बंद होते आज नजर आए। जो वीकेंड पर दमदार नतीजे आए बाजार में वो सुजलोन के थे, 12% की तेजी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और अशोक लेलैंड के नतीजे भी अच्छे रहे। वहीं रेमंड्स, जेके सीमेंट ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। लेकिन कमजोर नतीजों की बात करें तो एलएनटी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए। स्पार्क, श्रेय इंफ्रा और डीसीएम श्रीराम के नतीजे भी कमजोर थे। आज भी नतीजों के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन था। भारत फौज ने अच्छे नतीजे पेश किए, 1.5% का इजाफा। बर्जर पेंट मजबूत था और तिरुमलाई केमिकल्स 20% के ऊपरी सर्किट पर जा टिका। वहीं कमजोर नतीजों के लिहाज से देखें तो एडलेब्स, अतुल ऑटो, वीगार्ड जैसे शेयरों पर थोड़ा नुकसान आज देखने को मिला। निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों का अगर जिक्र करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी मजबूती आज फिर से दिखाई। नतीजों के बाद से यहां पर ड्रीम रन है और डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, भेल भी मजबूत थे। वहीं कमजोर शेयरों में वेदांता, लुपिन, कोल इंडिया और एचडीएफसी बैंक पर आज नुकसान देखा गया। और आज हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका स्वागत है। जिस तरह से आज हफ्ते की शुरुआत की है बाजार ने, क्या लगता है आपको, जो दमदार परफॉर्मेंस आज मिड कैप ने देखा और बैंकिंग सेक्टर ने देखा है, आपको लगता है ये जारी रहेगा कंसिडरिंग कल काफी अहम इवेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का? इवनिंग कविता जी, आई थिंक क्लियरली येस, आई थिंक जो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा है, आई थिंक देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक कल जो बैंकिंग पॉलिसी है वहां पे आई थिंक क्लियरली मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और अगर आरबीआई गवर्नर ने इन दैट सेंस आई थिंक इफ ही कीप्स द स्टेटस को ऑन द पॉलिसी, यानी कोई रेट्स में बदलाव नहीं करते, तो शायद मार्केट्स को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी को, जो उम्मीद से आई थिंक आज ट्रेड में पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा था। बट ओवरऑल आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव बीन क्वाइट रीजनेबल। आई थिंक जितना एक ग्लूमी पिक्चर पेंट किया था Q1 का पैन आउट होगा, आई थिंक कहीं ना कहीं वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग थ्रू। एसेट क्वालिटी में भी स्टेबिलाइजेशन आ रहा है पीएसयू बैंक्स में। हालांकि आई थिंक उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ कॉन्शियसली आई थिंक कम की है। अदर रिजल्ट्स हैव आल्सो बीन गुड, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस आई थिंक गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रॉस मार्जिन है वहां पे क्लियर कट एक्सपेंशन दिख रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट कैन कम as the markets are expecting something to happen, but मुझे लगता है I think RBI governor will put rates on hold, क्योंकि inflationary data और मानसून कैसे पैन आउट होते हैं ये देखना चाहेंगे वो। तो मेरे हिसाब से I think there might be some amount of correction into the markets tomorrow if the rates are not cut, but more or less I think markets एक रेंज में ही consolidate करने चाहिए for the short to medium term। लेकिन ऐसे में फिर बैंकिंग क्षेत्र पर आपकी क्या रणनीति होगी? सो क्लियरली कविता जी, आई थिंक जैसे रिजल्ट्स आए हैं, मुझे लगता है आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक इज समथिंग दैट वी स्टिल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। हाँ, आई थिंक जो कैपिटलाइजेशन की एक जो रणनीति गवर्नमेंट ने बनाई है, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर पीएसयू बैंक्स ओवर द लॉन्गर रन। बट इनकी जो कोर बिजनेस मॉडल्स हैं, आई थिंक दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, क्रेडिट ग्रोथ स्लगिशली ग्लो कर रहे हैं। द एंटायर फोकस इज ऑन टू थिंग्स, रिकवरीज, अपग्रेडेशंस और एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ
the capex cycle is elongated. I think जो stressed out sectors हैं जहाँ PSU banks ने lend किया है, infra, iron and steel, sugar, real estate, that stress will still continue on balance sheets. और I think जो एक margin expansion की हम बात कर रहे हैं या balance sheet expansion की, that will probably takes time. So मुझे लगता है I think within the PSU lot, State Bank is something that we still prefer, but private sector banks is something that we'll continue to like. चलिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आपकी पसंद है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आए हैं जहां पर मुनाफा और मार्जिन दोनों ही हमारे अनुमान से ज्यादा बढ़े हैं। मुनाफा 563 से बढ़कर 750 करोड़ हो गया है, मार्जिन 13.5% से बढ़कर 15% हो गया है। मयूरेश, कैसे देखते हैं आप हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों को? शानदार नतीजे, यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक ही हम कह सकते हैं नतीजे आए हैं। So clearly I think top line पे it's more or less met the estimates. Definitely I think margins और bottom line पे एक beat है क्योंकि analyst ने काफ़ी conservatively I think anywhere between 12 to 12.5% EBITDA margins pan out किए थे और profitability people were expected to be anywhere between 650 to 680 odd crores. तो yes, there's a definite beat on that. But management commentary कैसी होगी देखने के लिए कि volume growth कैसे देखते हैं in case the monsoons turn out to be worse off, कैसे discretionary demand specifically on the rural side impact पड़ता है, इनकी न्यू लॉन्चेस बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू कम आउट विद अ कपल ऑफ लॉन्चेस ऑन द स्कूटर साइड कि 110 सीसी की स्कूटर लॉन्च करने की इनकी एक जो एक्सपेक्टेशन है आई थिंक वो कैसे वो पैन आउट कर रहे हैं एंड इवन ऑन द मोटरसाइकिल बिजनेस आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स 250 सीसी की एक जो एक मॉडल ये लॉन्च करने वाला है दैट विल बी इंटरेस्टिंग बट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम इज डेफिनेटली वर्किंग फॉर हीरो इनका जो प्रोजेक्ट लीप था दैट हैड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ 200 बिप्स एक्सपेंशन इन EBITDA margins and that is probably clearly playing out on the way the stock is performing at this point of time. तो मुझे लगता है I think with royalty going off the books, with the cost optimization program started taking shape or savings expected anywhere between 225 and 275 crores over the next 2 years. I think एक bottom line पे और EBITDA margin expansion देख सकते हैं. हालांकि I think monsoons और डिमांड कैसे होल्ड अप होती है देखना जरूरी हो गया क्योंकि जुलाई के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे. हीरो मोटोकॉर्प हैज एक्चुअली शोन डीग्रोथ ऑफ 8% व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम्स. तो मुझे लगता है आई थिंक इट इज वेरी पर्टिनेंट टू सी हाउ द मॉनसून्स पैन आउट और मैनेजमेंट कमेंट रिगार्डिंग दिस. चलिए, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर होगी, लेकिन इस बीच भारतीय एयरटेल के नतीजे कल आने वाले हैं. कैसे रह सकते हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं. वरुण, बताएं आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, भारतीय एयरटेल से कोई मेजर फायरवर्क्स की उम्मीद तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं है. एक सबड्यूड सा क्वार्टर आपको इस बार देखने मिल सकता है. इंडियन कारोबार से जरूर कुछ मदद मिलेगी. एबिटा में करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़त हो सकती है और एबिटा मार्जिन्स भी करीब 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ सकते हैं. लेकिन जो मोबाइल टर्मिनेशन चार्जेस में कटौती की गई है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भारतीय कारोबार पे आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा. इसके अलावा अफ्रीका हर बार कंपनी पे दबाव बनाता गया है. इस बार भी कंपनी के नतीजों पे अफ्रीकन कारोबार से दबाव आते हुए दिखाई देगा. कंपनी के जो अफ्रीका में मार्जिन है उसमें करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल सकती है. एबिटा भी करीब 2-2.25% के आसपास गिर सकता है. वहीं अगर आप कंपनी के रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो तो फ्लैट रहेगा, लेकिन जिस तरह से अफ्रीकन करेंसी में डेप्रिसिएशन हुआ है उसका इंपैक्ट कंपनी के डॉलर रेवेन्यूज में आपको यहाँ पड़ता हुआ दिखाई देगा. और इसी सब के कारण कंपनी की जो ओवरऑल आय है उसमें महज 1 से 1.25% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी. एबिटा मार्जिन्स में भी महज 20 से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त का हम अनुमान लगा रहे हैं. वही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 5.5 से 6% के आसपास ही आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा. लेकिन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे आपको नजर रखनी होगी, एक तो है वॉइस का कारोबार. इंडस्ट्री वाइड ये देखा गया है कि वॉइस के कारोबार में दबाव रहा है. देखना होगा कि भारतीय एयरटेल किस तरह का परफॉर्मेंस वॉइस में डिलीवर करता है. इसके अलावा काफी सारे टावर डील्स कंपनी ने किए थे अफ्रीका में खासकर, तो उसका कितना इंपैक्ट होता है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. शुक्रिया वरुण. मयूरेश, आपको क्या लगता है, जिस तरह के नतीजों का अनुमान हम लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इसी तरह के नतीजे हम कल देखेंगे भारतीय एयरटेल के? मोर और लेस कविता जी आई थिंक इन लाइन ही होनी चाहिए. एंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगेन जैसे वरुण बता रहे थे इज टू सी हाउ द मोबाइल बिजनेस इज पैनिंग आउट, आरपूस कैसे पैन आउट होते हैं. हालांकि आई थिंक एक्सपेक्टेशंस यही है कि EBITDA मार्जिन में एक मार्जिनल एक्सपेंशन देखने मिलेगा. बट अफ्रीकन बिजनेस डेफिनेटली हैज बीन अ वीक लिंक फॉर भारती. जो इन्होंने एक ग्रॉस डेट ली थी अफ्रीकन ऑपरेशंस को लेने के लिए, दैट इज क्लियरली प्लेइंग ऑन द बैलेंस शीट्स. और क्लियरली आई थिंक जो स्पेक्ट्रम के रिसेंटली कंक्लूडेड ऑक्शंस हुए थे उसमें भी एक एडिशनल बर्डन होने वाला है डेट पे. तो यस आई थिंक द नंबर्स विल बी एनकरेजिंग व्हेन इट कम्स टू द डोमेस्टिक बिजनेस. जहां तक डेटा बिजनेस का सवाल आया, बट ये 2-3 की एस्पेक्ट जो वरुण हाईलाइट कर रहे थे, आई थिंक दैट विल बी द की टू वॉच. एंड इवन ऑन EBITDA बेसिस आई थिंक द काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट दैट वी हैव सीन ऑन भारतीय स्टॉक, मेरे हिसाब से आई थिंक इट शुड बी फेयरली वैल्यूड एटलीस्ट फ्रॉम एन FY16 पर्सपेक्टिव.
चलिए, तो ये अनुमान है भारतीय एयरटेल के नतीजों पर और कल हमारी नजर होगी इन बड़े नतीजों पर। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज की वैल्यू पिक और निफ्टी में स्ट्रैटेजी। स्टॉक टॉक में आपको बताते हैं कि कल निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले नीरव वखारिया के मुताबिक बिकवाली की रणनीति आती हुई 8,470 का जो है आपका टारगेट होगा और 8,620 के स्टॉप लॉस आपको बिकवाली की रणनीति में बने रहना है। शेर खान के जटक्कर के मुताबिक खरीदारी की रणनीति और 8480 के स्टॉप लॉस के साथ 8660 का आपका टारगेट प्राइस होगा। वहीं मानसजयसवाल.com के मानस जायसवाल के मुताबिक भी खरीदारी की रणनीति आप अपना सकते हैं, जहां पर 8490 का स्टॉप लॉस, 8625 के टारगेट के लिए इस रणनीति में आप बने रहें। लेकिन किन स्टॉक्स में मौजूदा स्तर पर निवेश कर आप शानदार कमाई कर सकते हैं, जानते हैं आज की वैल्यू पिक। मयूरेश, बताएं आपकी आज की वैल्यू पिक क्या है, कहां आप दर्शकों को निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? कविता जी, जो मैं स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ है जेके सीमेंट। अभी एक ओवरव्यू अगर सीमेंट इंडस्ट्री का दे तो जनरली आई थिंक जो वॉल्यूम और डिमांड एक्सपेक्टेशंस है रिकवरी की, दैट इज क्वाइट हाई। और मुझे लगता है जैसे केपेक्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, द रिकवरी इन द सीमेंट सेक्टर विल बी मच फास्टर। दूसरी बात, आई थिंक जैसे गवर्नमेंट का फोकस है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, तो जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है पूरे इंडस्ट्री के लिए विच इज लैंग्वेज बिटवीन 70 एंड 75%, वहाँ एक मेजर अपटिक देखने मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी जो रिटर्न रेशियोज हैं both in terms of ROE and ROC, that will show a significant uptick. With this context in mind, I think JK Cement is one of the companies that we prefer within the mid-cap cement space. इसकी installed capacity की बात करें तो 11.6 MTPA की है, which is divided into two regions. North Indian region contributes around 7.5 MTPA of the total capacity. 3 MTPA comes from the southern part. और इसके दो verticals हैं, grey cement भी बनाती है कंपनी, white cement भी बनाती है. So the volumes that I was talking about in North and South India were basically ग्रे सीमेंट वॉल्यूम्स। इसके अलावा इसके पास वॉल पुट्टी का एक 0.6 MTPA का कैपेसिटी है और व्हाइट सीमेंट का 0.6। इट इज इनफैक्ट द सेकंड लार्जेस्ट व्हाइट सीमेंट मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। और व्हाइट सीमेंट के मार्जिन्स आर मच हायर देन ग्रे सीमेंट मार्जिन्स। इनके मिडिल ईस्ट में भी एक कैपेसिटी है विच इज गॉट 0.6 MTPA ऑफ व्हाइट सीमेंट कैपेसिटी। इनके पास पावर कैपेसिटी ऑफ क्लोज टू 140 मेगावाट्स, जिसकी वजह से इनकी जो पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं ये काफी हद तक नॉर्मलाइज और मॉडरेट हो जाते हैं। जहां तक आई थिंक अर्निंग्स का सवाल है, हमें लगता है आई थिंक इफ यू लीव असाइड अ कपल ऑफ क्वार्टर्स और अगर एक साल का नजरिया रखें तो द अर्निंग्स ग्रोथ फॉर जेके सीमेंट कैन बी क्वाइट स्टुपेंडस। तो हमारे हिसाब से आई थिंक द टॉप लाइन ग्रोथ कैन बी एनीवेयर बिटवीन 19 to 20%, क्लोज टू 4,748 odd crores बाय द एंड ऑफ FY17। इबिटा की अगर हम बात करें तो इबिटा में एक 37.5% की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है ऑन अ कैगर बेसिस ओवर द नेक्स्ट 2 years। एंड प्रॉफिट्स आई थिंक हमारे अनुमान में 300 या 310 करोड़ के बीच में आने का अनुमान है फ्रॉम एन FY17 पर्सपेक्टिव। नाउ व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशंस, मेरे हिसाब से आई थिंक एट एन EV टू टन ऑफ $87-88, ये स्टॉक क्वाइट चीपली प्राइस्ड है कंसिडरिंग इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 11.6 MTPA है। जहां तक EV बिट्टा का सवाल है, इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 7.5-7.8 टाइम्स। तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर पोटेंशियल एंड ट्रिमेंडस ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। जैसे मैं बता रहा था, द डायनेमिक्स ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री आर वर्किंग इन फेवर और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है इनके प्लांट्स। रियलाइजेशंस माइट बी लिटिल बिट सॉफ्ट बट रॉ मटेरियल प्राइसेस भी गिरे हैं, जिसके वजह से EBITDA मार्जिन्स ओवर द लॉन्गर पीरियड शुड होल्ड अप। सो टारगेट ऑफ 778 ओवर द नेक्स्ट 12 months फॉर जेके। एक साल का नजरिया 778 के टारगेट की आप उम्मीद कर सकते हैं। जेके सीमेंट मयूरेश की पिक है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहें। स्टॉक टॉक में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल और हमारे साथ दिल्ली से BD कश्यप फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। पूछिए, किस टॉप पे सवाल पूछ रहे हैं? मेरा LNT पे सवाल है, LNT एंड सन फार्मा पे। ठीक है, बताइए किस लेवल पे आपने पैसे लगाए हैं? LNT मैंने 1670 पे लिया हुआ है 60 शेयर। ओके। और सन फार्मा मैंने लिया हुआ है 960 पे। 960 पे सन फार्मा। और लॉन्ग टर्म प्ले है आपका?
हाँ जी, लॉन्ग टर्म ही है। मुनाफा हो रहा है आपको एलएनटी में, मुबारक हो। मुनाफा आप घर ले जाना चाहेंगे, आपको पैसों की जरूरत है फिलहाल? पैसे की जरूरत तो नहीं है, बट एलएनटी जैसे डाउन हो रहा है, क्या इसको स्विच कर दूं या फिर रखूं अभी? मयूरेश, एलएनटी और सन फार्मा, एलएनटी में इन्हें मुनाफा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी खराब चाल चल रही है, लेकिन अगर ये और बना रहने का मन बनाते हैं स्टॉक में तो क्या सही रणनीति होगी? बिल्कुल हो गया। आई थिंक नंबर्स कविता जी एक मिक्स बैग थे, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ है टॉप लाइन पे। ऑर्डर इनफ्लोज भी आई थिंक जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी स्ट्रीट उतने आए ही नहीं, एट अराउंड 26,510 करोड़ ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। हाउएवर आई थिंक जो मार्जिन की डिसअपॉइंटमेंट थी, इट वाज मोर टू डू विद द काइंड ऑफ स्लो डाउन दैट वी सॉ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन हो, मटीरियल हैंडलिंग का एग्जीक्यूशन हो, हेवी इंजीनियरिंग का एग्जीक्यूशन हो, सब में एक इबिट मार्जिन का कॉम्प्रेशन दिखा। इनफैक्ट मटीरियल हैंडलिंग बिजनेस में नेगेटिव इबिट मार्जिन ऑब्जर्व किए। हालांकि आई थिंक हाइड्रोकार्बन बिजनेस हैज हेल्ड अप सरप्राइजिंगली वेल फॉर एलएनटी। तो मुझे लगता है आई थिंक ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्जिन नॉर्मलाइज होने चाहिए। जो इन्होंने गाइडेंस दी है 15% ग्रोथ इन ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू, दैट शुड होल्ड फॉर एलएनटी। एंड अगेन आई थिंक एज द इकोनॉमी रिकवर्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक्स विच विल शो रिलेटिव एग्जिबिशनिज्म इन बोथ रेवेन्यूज एज वेल एज बॉटम लाइन। तो मुझे लगता है आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग शो रहने की उम्मीद है एलएनटी की। हालांकि आई थिंक पहले 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस माइट बी लिटिल बिट सबड्यूड, लॉन्गर होराइजन में आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। सिमिलरली सन फार्मा आई थिंक लार्जर फ्रेम में देखें तो आई थिंक FY16 में रैनबैक्सी के साथ इंटीग्रेशन इश्यूज विल हैव अ टोल ऑन देयर EBIT एंड EBITDA मार्जिन्स बोथ, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है EBITDA मार्जिन्स नॉर्मलाइज होनी चाहिए फ्रॉम FY17। जैसे रेजोल्यूशंस आएंगे इनके प्लांट्स पे, रैनबैक्सी के प्लांट्स पे, और जैसे इनकी A&D एप्लीकेशंस है फॉर नीश प्रोडक्ट्स एंड नीश ऑफरिंग्स दैट रैनबैक्सी एंड सन फार्मा बोथ हैव, ROEs और EBITDA मार्जिन में एक नॉर्मलाइजेशन एंड इनफैक्ट एक्सपेंशन FY17 से देखने मिलेगा। तो दोनों ही शेयर्स पे आई थिंक बने रहे, एक हॉराइजन सिर्फ 12 महीने के ऊपर रखना चाहिए। चलिए, 1 साल से ज्यादा का नजरिया आपको दोनों ही स्टॉक में बनाए रखने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। भुवनेश्वर से पार्था हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार। हेलो जी पार्था साहब, पूछिए। मेरा SBI का शेयर 300 शेयर है 299 पे। ओके, और एक है सिप्ला का 722 पे है 250 शेयर। 722 पे सिप्ला, ओके। हाँ, 722 पे। ठीक वो है। 1 साल से 1.5 साल की नजर पे कैसा रहेगा, मतलब अभी क्या रखना पड़ेगा या? ठीक है मयूरेश, हालांकि आपकी पसंद निजी क्षेत्र के बैंक है, लेकिन यहाँ पर SBI इन्होंने 299 के लेवल पर लिया हुआ है और नजरिया इनका हालांकि लंबा है, 1.5 साल का। क्या मुनाफा होगा? अच्छा पिक है। सो क्लियरली आई थिंक कविता जी जैसे PSU स्पेस में मैंने कहा कि SBI इज वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक्स, और रीजंस भी काफी वैलिड है। कैपिटल एडिक्वेसी क्वाइट स्ट्रांग है, इनकी जो कासा रेशियो है वो काफी स्ट्रांग है, जैसे इनके ब्रांच नेटवर्क है वो डेफिनेटली इनको एक इम्पटस देगा फॉर हैविंग द रिटर्न रेशियोज इन द राइट ऑर्डर। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगी, जैसे गवर्नमेंट की आई थिंक रिकैपिटलाइजेशन स्कीम्स आ रही है, जैसे मर्जर रेशियोज आएंगे बिटवीन इट्स सब्सिडरीज, और जैसे परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, इट इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग PSU बैंक्स। आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टेट बैंक में, और द नेक्स्ट 1 ईयर दिस स्टॉक कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न। जहां तक सिप्ला का सवाल आया, थोड़े कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू वैल्यूएशंस फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन जिससे मार्केट्स को केटर करता है आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली इनहेलर सेगमेंट के लिए। देयर आर अराउंड $3 billion of exciting opportunities that can be available both in the Europe region and the American market. So मुझे लगता है I think if you leave aside the near-term valuations, I think this is a very good qualitative stock to hold, और बिल्कुल होल्ड करना चाहिए कि over the longer period of time ये स्टॉक भी आपको अच्छे रिटर्न देगा। चलिए, तो आपको दोनों में ही बने रहने की सलाह दी जा रही है, और इसी के साथ मयूरेश बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स? कविता जी जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आके तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए, और स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।